ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈ 9th ਆਫ ਮਾਰਚ तो आप डिस्कस करन जा रहे हैं 9th ऑफ मार्च 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नूं। इसकी शुरुआत आप करांगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज के नाल जिहड़े कि पास दे विच दो मिस हो चुके हैं, जिवें कि 7 मार्च नूं आप ऑब्जर्व किया जन औषधि दिवस ते 8 मार्च नूं आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया है। तो उन्होंने डेज नूं भी आप अज ही डिस्कस करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला अपने को है जन औषधि दिवस जिहड़ा कि हर साल आप सैलीब्रेट करते हैं 7 मार्च नूं। तो 7 मार्च 2021 नूं ऑब्जर्व किया गया जन औषधि दिवस। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ further impetus and create awareness about the use of generic medicine जिन्होंने मैं काफ़ी बार डिस्कस करवा चुकी हाँ। उन्होंने मेडिसिनस के लिए अवेयरनेस जनरेट करनी कि अपने कंट्री से वध तो वध जेनरिक मेडिसिनस बनाई जान तो वध तो वध उसका यूज़ किया जाए। तो एक बार फिर दस दें कि जेनरिक मेडिसिनस की होंगे ने। जेनरिक मेडिसिनस होंगे ने कि कोई मेडिसिन जी कि किसी ने बनाई है, मान लो किसी पर्टिकुलर परसन एक्स ने कोई मेडिसिन बनाती, उस बंदे ने अपनी रिसर्च की है, रिसर्च करने तो बाद उन्हें चीज़ बनाई है, तो ऑब्वियसली जो मैडिसिन बिकेगी उस तरह पेटेंट राइट होगा। वो पेटेंट राइट के बदले उस बंदे को पेमेंट होंगी है, जिस करके मैडिसिन जी है उसकी कॉस्ट काफ़ी होंगी, जिमें कि ब्रांड नेम्स लग जाते हैं। आप देखते हैं ना, एक तो होंगे ब्रांडेड क्लोथ्स मार्केट, एक होंगे नॉर्मल क्लोथ्स वही चीज़ की है 200-250-300 की होएगी, तो ब्रांडेड क्लोथ्स वही चीज़ 2000-2500 तक जाएगी। तो वही चीज़ होंगी है कि जी लोकल चीज़ है वो होगी जेनरिक मेडिसिन, जी होगी ब्रांडेड वो दूसरी मेडिसिन होंगी जी कि महंगी होंगी है। तो जेनरिक मेडिसिन की है कि अपने इंडिया में आपको पता बहुत सारे लोग गरीब हैगे ने, उन्होंने बीमारी टाइम दवाई भी नहीं मिल पाती, ताकि उन्होंने बीमारी टाइम पर जी मेडिसिन ने वो अफोर्डेबल कॉस्ट से बन जाए। तो अपनी इंडिया की जी गवर्नमेंट है वो की करती है, मैडिसिनस नूं जदों उन्होंने ट्रेडमार्क्स खत्म हो जाते हैं उदों वो सेम चीज़ां यूज़ करके अपने इंडिया के विच ही विदाउट ट्रेडमार्क विदाउट कॉपीराइट वो जी मैडिसिन बना रही है, जिसकी कॉस्ट दूसरी मैडिसिन के कंपैरिजन काफ़ी घट होंदी है। तो अफोर्डेबल बनाने के लिए ये काम किया गया। तो यही इसका उद्देश है जन औषधि दिवस का, कि लोगों नूं औषधि मतलब मैडिसिनस के लिए जेनरिक मैडिसिनस के लिए अवेयर करना। Then the day also highlights the initiatives undertaken by government in the direction of making quality healthcare affordable for all। मतलब कि जड़ा ये डे है वो इस चीज़ नूं अंडरटेक करता है, इस चीज़ नूं एक्सप्लेन करता है कि इस तरह जी गवर्नमेंट है वो एक्शन लै रही है हैल्थ केयर मतलब सेहत लई जिहड़े भी चीज़ां चाहिए होंदियां ने उन्होंने अफोर्डेबल बनाने लई, मतलब सारे लोग उसनूं अफोर्ड कर सकन। तो आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है दे अंडर ही। दैन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जी आप 1-2 दिन पहले ही डिस्कस की सी, वो भी इसे दे अंडर ही चल रही है। तो उस तो बाद अपने को एक चीज़ है कि अगर आपको पूछा जाए इस साल के जन औषधि दिवस का थीम की सी, वो हैगा सी सेवा भी रोज़गार भी, मतलब सेवा भी करनी है तो रोज़गार भी देना। ठीक है, सो ये ना थीम हैगा। नैक्सट एक होर इंपॉर्टेंट डे है जोड़ा कि कल हैगा सी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो हर साल 8 मार्च नूं इंटरनेशनल वुमेन्स डे जोड़ा है उसनूं ऑब्जर्व किया रहिंदा। इहदा एम की है टू रिफ्लैक्ट ऑन प्रोग्रेस मेड टू कॉल फॉर चेंज एंड टू सैलीब्रेट एक्ट्स ऑफ करेज। मतलब सीधी जी गल है कि जिहड़ियां वुमेन हैगियां ने उन्हां दा की रोल रहा है अपनी सोसाइटी दे विच उसनूं इनकरेज करन लई, उन्हां दी प्रोग्रेस करन दे लई किस तरह विमेन जड़ियां ने उन्होंने एक्सट्रा ऑर्डनरी अपना रोल प्ले किया अपनी हिस्टरी दे विच भी अलग अलग जगह ते। सो सब चीज़ नूं विमेन दे रोल नूं दिखाउण दे लई विमेन दे लई ही ये जिहड़ा डे है उसनूं आपां ऑब्जर्व करते हैं हर साल 8 मार्च नूं। इस साल का अगर आप थीम देखिए वो हैगा सी विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। कोविड-19 के टाइम पर विमेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उन्होंने डबल रोल प्ले किया। एक तो हो गया घरे उन्होंने घर नूं भी संभालिया, उस तो बाद उन्होंने हैल्थ केयर दे विच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि आप देखते हैं कि कोविड-19 टाइम पर सब तो ज़्यादा जरूरत पई डॉक्टर्स की प्लस नर्सिस की, तो सब तो ज़्यादा नर्सिस अपने इंडिया विमेन ही काम करदियां ने। सो उस ही उस चीज़ नूं रैकगनाइज करने के लिए थीम रखा गया कि विमेन इन लीडरशिप, औरतां लीडरशिप दे विच आ रही ने, अचीव हो रहा इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। सो थीम याद रखना, किसी भी डे रे थीम अपने लिए इंपॉर्टेंट होंदे ने।
नैक्सट उस बार पहली अपने को न्यूज़ है कि एक ग्लोबल बायो इंडिया समिट हुई है, मतलब ग्लोबल लैवल ते इंटरनेशनल लैवल की एक बायो इंडिया समिट है। बायो मतलब हैल्थ नाल रिलेटेड होएगी। तो ये जी समिट हुई है इसका सैकेंड एडिशन हो रहा है इस बारी। आप दसना किहड़ी सिटी ने इसनूं ऑर्गेनाइज करवाया सी। सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट की होगी ग्लोबल बायो इंडिया समिट एंड इहदा एडिशन किहड़ा हो रहा सैकेंड। तो तीजी इंपॉर्टेंट चीज़ की होगी इनू अपनी इंडिया की ही एक सिटी जिहड़ी कि न्यू दिल्ली है उसने होस्ट किया। सो न्यू दिल्ली ने इसनूं ऑर्गेनाइज करवाया सैकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया समिट। रिसेंटली जेडे अपने यूनियन हैल्थ मिनिस्टर ने, क्योंकि बायो इंडिया समिट है मतलब बायो समिट है, तो इसनूं कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? हैल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्टर फॉर हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर ने इसनूं इनॉग्रेट किया। सैकेंड एडिशन हो रहा इसका दिल्ली दे विच हो रहा, तो वीडियो जो वर्चुअल मोड दे इसनूं करवाया जा रहा। दैन ये शोकेस की चीज़ां होंदियां ने, मतलब किस दे लई ये मीटिंग की जाती है। It showcases the strength and opportunities of India's biotechnology sector at national level and at the global community। मतलब इंडिया की स्ट्रेंथ रही ने, किन्नियां इंडिया को opportunities रही ने बायोटेक की फील्ड, चाहे वो आप नैशनल लैवल की गल करिए चाहे वो आप इंटरनेशनल लैवल की गल करिए, दोनों लैवल्स से इंडिया का की रोल रहा बायोटैक्नोलॉजी की फील्ड के। दैन इस टाइम पर ही इस मीटिंग के दौरान जोड़े अपने मिनिस्टर है ने फॉर हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्होंने एक नैशनल बायोटेक स्ट्रैटेजी भी लॉन्च की एक ग्लोबल जोड़ा वर्चुअल एग्जीबिशन भी लॉन्च किया इस ओकेजन के टाइम पर। इसका मेन एम की आ टैट फैसिलिटेटिंग द रिकग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इनोवेशन हब। मतलब इंडिया एक इनोवेशन हब है, उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए ही ये जोड़ा शो किया गया। सो इन्हें ਇਹਦਾ मेन एम सीगा ताकि इंडिया ਨੂੰ रैकगनाइज किया जा सके एज आ इनोवेशन हब कि इतने वाधू सारी बायो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड इनोवेशनस हो रही हैं। नैक्सट अपने को क्वेश्चन एक होर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। अक्सर ही अपने एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर कोई पर्टिकुलर जोड़ा अपने को नैशनल पार्कस होंगे ने तो वो कि स्टेट के लोकेटेड आ, इस दे रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कितों बनते हैं, मतलब सारे तो सारे अपन याद नहीं होंगे, बट जोड़ा न्यूज़ के चल रहा होंगे वो आपको पता होना चाहिए। जिमें कि इस टाइम न्यूज़ चल रहा है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जोड़ा है वो इस टाइम न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इत्थे काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फायर्स चल रही ने, अग लग रही है जिहदे करके उत्थों दे जंगली जीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा। तो आप अक्सर ही देखा होएगा कि जो भी एमाजोन फॉरेस्ट अग लगती है या फिर जिमें कि जोड़ा अपना ऑस्ट्रेलिया नेशन है उत्थे जो फायरस हुई सी तो लोगों ने काफ़ी सारे हैशटैग्स किए कि एमाजोन फॉरेस्ट अग लग रही है, प्रे फॉर दोज एमाजोन जोड़े एनीमल्स वगैरह है। बट जो इंडिया ये काम हो रहा तो कोई भी इस चीज़ लिए इसनों मीडिया कवरेज नहीं मिल रही क्योंकि अपनी चीज़ की आप कदर नहीं करती। सो ये वाल भी फोकस करना चाहिए। अक्सर नूं इत्थे भी जोड़े रहिंदे ने वो भी जानवर जंतु ही ने, तो उन्होंने भी अपने लिए इंपॉर्टेंस हैगी है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जोड़ा है वो लोकेटेड हैगा उड़ीसा दे विच। उड़ीसा दे विच मयूरगंज नाम की एक प्लेस है, उत्थे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जोड़ा है वो लोकेटेड है। सो ऑप्शन सी अपने को करैक्ट आंसर हो गया। तो रिसेंटली मैसिव फायर जी है ब्रोकआउट हुई है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जोड़ा कि उड़ीसा लोकेटेड है। कोर एरिया जोड़ा इस बायोस्फीयर का सी वो अनटचड बाय बायोस्फीयर, मतलब कुछ एरिया जोड़ा अनटच रहा है, बाकी जी फायर उन्हें काफ़ी ज़्यादा जी रिच बायोडाइवर्सिटी है अपनी इंडिया की इस जगह की उसनों हार्म किया बिकॉज इन्नी ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हुई। सिमलीपाल जोड़ा नाम है वो कितों लिया गया, वो एक सिमूल नाम का ट्री होंगे, सिमूल मतलब सिल्क कॉटन का ट्री है, उस तो यदा नाम लिया गया सिमलीपाल। अगर आप ऐसी लोकेशन देखिए, लोकेशन हैगी आ उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट दे मतलब उड़ीसा के उत्तर पार्ट दे विच मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट हैगी आ उत्थे लोकेटेड है। तो जी ईस्टर्न घाट्स ने, क्योंकि आपको पता जो अपना पेनिसुलर इंडिया वो दो पार्ट से डिवाइड किया हुआ, वैसटर्न घाट्स ते ईस्टर्न घाट्स। उड़ीसा ईस्टर्न घाट से लोकेटेड है, तो ईस्टर्न घाट्स की मोस्ट ईस्टर्न एंड से जी जगह है वो लोकेटेड हैगी आ मयूरगंज। उत्थे ही ये जड़ियाँ वाइल्ड फायर्स ने वो अकर हुई ने सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। दैन जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो पार्ट है 3 मेन प्रोटैक्टेड एरियाज का, मतलब 3 प्रोटैक्टेड एरियाज है वो हैगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ते कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 चीज़ां भी आपको याद होनी चाहिए। तो तीनों ये भी कितने ने, ये भी उड़ीसा ही लोकेटेड है।
उस वार की है कि जिहड़ा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उन्होंने फॉर्मली टाइगर रिजर्व की जिहड़ी स्टेटस है वो दिता गया सी 1956 दे विच। उस तो बाद अपने इंडिया 1973 दे प्रोजैक्ट टाइगर शुरू किया गया। उस प्रोजैक्ट टाइगर का मेन मोटिव सीगा कि जिहड़े अपने इंडिया टाइगर्स हैगे ने उन्होंने प्रोटैक्ट करना, उन्होंने कंजर्व करना। तो फाइनली 1973 दे विच जिहड़ा ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उन्होंने प्रोजैक्ट टाइगर के अंडर भी लै आंदा गया। उस तो बाद इनू बायोस्फीयर रिजर्व कदों डिक्लेयर किया गया 1994 दे, मतलब पहला एक टाइगर रिजर्व सीगा 56 फिर इन्होंने प्रोजैक्ट टाइगर के अंडर लैके आंदा गया। फिर 1994 इन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया अपनी गवर्नमेंट के द्वारा। उस तो बाद की है 2009 तो लैके हुण तक यूनैस्को के वर्ल्ड नैटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है एक। सो ये चीज़ां इहदे लई इंपॉर्टेंट हो गई। दो ट्राइब्स इत्थे मेन रहिंदियां ने, एक हैगी अरेंगा खरियास एंड एक हैगी मैन किदरास। नैक्सट अपने को क्वेश्चन हैगा राज्य सभा टीवी तो लोक सभा टीवी नूं मर्ज करके एक नवा टीवी बनाता। अक्सर तुसीं देखिया होएगा आप न्यूज़ देखते हैं जिवें रिपब्लिक टीवी दियां मोस्ट भड़काऊ न्यूज़ होंदियां ने। तो अगर तुसीं कोई जैनुअन न्यूज़ देखनी है तो दो चैनल तुसीं फॉलो कर सकते हो। पहला मतलब दो कर सकते सी बट ना वो इक्को फॉलो करने की लोड़ है। एक सी राज्य सभा टीवी तो लोक सभा टीवी, उन्होंने चैनल्स से जैनुअन न्यूज़ आंदियां ने, जैनुअन डिबेट एंड डिस्कशन दिखाई जाती है एज इट इज़। लोक सभा तो राज्य सभा जो भी एक्टिविटीज़ होंदियां ने वो सब इत्थे दिखाई जाती हैं, मतलब पार्लीमेंट की जो भी कार्रवाई चल रही होंगी वो दिखाई जाती है। बट नाउ ये कहते कि जी अपनी पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ ने उन्होंने डिसाइड किया है कि इन्होंने दोवां नूं मर्ज करके इक्को ही टीवी बना दो, क्योंकि ये दोवां नूं चलाउण वास्ते अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सी, अलग अलग जिहड़े परसोनल चाहिए सी। तो जो ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इक्को जगह तो सारा चाहिए होगा, मतलब करोड़ों च खर्चा बच जाएगा। तो उस चीज़ लिए जो एक टीवी बनाता जिसका नाम रखा गया संसद टीवी। सो राज्य सभा तो लोक सभा की जगह तो हुण कौन काम करेगा, संसद टीवी। बट ये नहीं है कि राज्य सभा तो लोक सभा दी कार्रवाई इक्को जगह पर दिखाई जाएगी। संसद टीवी के अंडर दो बना दिते गए, संसद टीवी 1 ते 2, 1 के अंडर राज्य सभा तो 2 के अंडर लोक सभा, मतलब इस तरह डिवाइड करता दोनों जगह पर इन्हें कार्रवाई दिखाई जाऊगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए अपने को करेक्ट आंसर हो गया। नीयरली 2 साल इस चीज़ का काम चलिया, मतलब लोक सभा टीवी तो राज्य सभा टीवी नूं मर्ज करने के लिए 2 साल पहला तो काम शुरू हो गया सी। नवंबर 2019 कमेटी जिसके हैड कौन है प्रसार भारती के चेयरपर्सन सूर्य प्रकाश, उन्होंने ये जी कमेटी बनाई। उस तो बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दी 2020, मतलब उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करा थी कि 2020 कि इन्होंने दोनों तुसीं मर्ज कर दो, वह नाम नवा रख दो संसद टीवी, मतलब इसनूं संसद टीवी नूं बनाउण दे लई 2 साल पहला ही प्रक्रिया शुरू हो गई सी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस पर्सन नूं चेयरपर्सन बनाया गया उस कमेटी का, वो है प्रसार भारती के चेयरपर्सन सूर्या प्रकाश। तो उन्होंने अपनी फरवरी में रिपोर्ट पब्लिश की तो उन्होंने कहा कि जो इसनूं संसद टीवी का नाम दे देने। लोक सभा टीवी जिहड़ा है वो कंटिन्यू करेगा हाउस प्रोसीडिंग्स जिहड़ियां हिंदी दे विच, ते जिहड़ा राज्य सभा टीवी है वो की है, मतलब ये सीगा कि पहला लोक सभा टीवी लोक सभा के प्रोसीडिंग्स दिखाता सी, राज्य सभा टीवी जिहड़ा है वो राज्य सभा दी दिखाना सी, मतलब अपर हाउस दी प्रोसीडिंग्स दिखाना सी। बट ना वो दोनों दी इक्को प्लेटफॉर्म पर मर्ज कर दी गई हैं जिसका नाम है संसद टीवी। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दोनों होंगे तो सेम, मतलब एक प्लेटफॉर्म के अंडर करते, बट लोक सभा कादे दिखाएगा सेम प्रोसीडिंग्स नूं हिंदी दे विच, ते राज्य सभा टीवी उस सेम प्रोसीडिंग नूं इंग्लिश दे विच दिखाएगा। मतलब वर्किंग ऑफ पार्लीमेंट तो आपां नूं शो हुंदी रहेगी जो भी उन्होंने हो रहा काम, बट एक टीवी के अंडर 2 टीवी करते, लोक सभा टीवी ते राज्य सभा टीवी, जिहड़े कि पहला अलग अलग होंदे सी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है अपने लिए। नैक्सट अपने को इसे नाल रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसे न्यूज़ के ही क्वेश्चन है कि किस पर्सन नूं अपॉइंट किया गया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ संसद टीवी। आपां देखिया कि संसद टीवी नवा टीवी बन गया, तो उस संसद टीवी का किसी ने CEO तो बनाया होएगा। तो अपने को 4 ऑप्शंस ने, आपां दसना इन्हां चारां दे विचों जिहड़े संसद टीवी के CEO कौन ने। तो वो हैगे ने रवि कपूर। रवि कपूर नूं अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ संसद टीवी। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। तो रवि कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which person has received the CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award at the Cambridge Energy Research Associate Week 2021। तो जो सेरा है वो फुल फॉर्म हैगी कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसीएट्स वीक। तो इस वीक विच किस पर्सन नूं एक अवार्ड मिलिया है जिसका नाम है एनर्जी ते इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो आप रसना किस पर्सन नूं मिलिया, इंडिया की एक परसनैलिटी नूं मिलिया, तो कौन है। अपने को 4 ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ते मनमोहन सिंह।
तो अगर आप इस सैरा वीक अवार्ड की गल करिए, ये जो अवार्ड मिले वो मिले अपने जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। सो ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जोड़े उन्होंने ये अवार्ड मिले जोड़ा कि सैरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड कितने मिले सैरा दे विच, मतलब कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसीएट्स दे विच। एंड इट रैकगनाइजेस द कमिटमेंट ऑफ लीडरशिप ऑन द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी, मतलब एनर्जी की फील्ड एनवायरमेंट की फील्ड कोई परसन किस तरह काम कर रहा उस चीज़ को रैकगनाइज करने के लिए ही जोड़ा अवार्ड है वो प्रजेंट किया रहा। सो प्रजेंट किया गया इस बारी अपने प्राइम मिनिस्टर को। तो सैरा वीक जोड़ा है उसको फाइंड आउट कितों किया गया सी 1983 किसने किया, डैनियल यर्गिन ने इसनों फाइंड आउट किया हैगा सी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एडिशन होया है हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट का, मतलब वर्ल्ड के जिन्ने भी रिच परसनस होंगे ने उन्होंने एक रिपोर्ट आती है जिसनों कहने हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। तो इस दे अकॉर्डिंग टेस्ला के जोड़े एलन मस्क है ने उन्होंने जी $151 बिलियन जी नैटवर्थ है वो इनक्रीज़ हो चुकी है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी उन्होंने भी नैटवर्थ काफ़ी इनक्रीज़ हो चुकी है। मतलब वर्ल्ड के सब तो रिचेस्ट परसन कौन ने, वो है ने टेस्ला के जोड़े ओनर है एलन मस्क। एंड इंडिया के रिचेस्ट परसन कौन है, वो है ने मुकेश अंबानी। तो आप दसना जी हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट है उसका केड़ा एडिशन इस बारी प्रजेंट किया गया। सो अगर आप इसकी गल करिए तो इसका 10वां एडिशन इस बारी प्रजेंट किया गया, क्योंकि न्यूज़ सब नूं पता होएगी बट वो एडिशन से आप कोई फोकस नहीं करते। सो हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट है और इस बारी 10वां एडिशन होया है। तो वो अकॉर्डिंग एलन मस्क जोड़े आ वर्ल्ड के रिचेस्ट परसन बन गया। सो टोटल ये एक चीज़ शो हुई है कि कोविड-19 के टाइम पीरियड जिथे आपको पता बहुत सारे लोग भुखे मारे सी, उस टाइम पर जोड़े बंदे इस तरह की फील्ड इनवॉल्व से बिजनेस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिलियनायर्स जोड़े वो इनक्रीज़ हो चुके हैं। तो इस साल के टोटल 607 नवे बिलियनायर्स पैदा हो गए, मतलब नवे बिलियनायर्स बन गए। तो इंडिया के कल्ले 55 नवे बिलियनायर बन गए, मतलब जिथे एक पासे लोग भुखे मारे उत्थे कुछ लोग बिलियनायर्स बन रहे हैं कोविड-19 के टाइम पर। तो 55 नवे बिलियनायर्स पैदा हो गया। सो अगर आप गल करिए मोर देन एक बिलियनायर हरेक हफ्ते पैदा हो रहा सी। अगर आप 2020 की गल करिए कोविड-19 पैंडमिक की गल करिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेस्ला के जोड़े एलन मस्क है उन्होंने $151 बिलियन जी नैटवर्थ उन्होंने इनक्रीज़ किया है। एंड वो रिचेस्ट परसन बन गए पूरे वर्ल्ड के। पहली बारी इदा होया कि जोड़े जेफ बेजोस ने उन्होंने नैटवर्थ पिछे रह गया, तो जोड़े एलन मस्क आ उन्होंने 151 बिलियन ऐड होकर टोटल कितनी होगी 197 बिलियन। तो जेफ बेजोस की कितनी है 199 बिलियन 189 बिलियन। दैन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए मुकेश अंबानी जोड़े आ वो इंडिया के रिचेस्ट परसन बन गया जिन्हों की नैटवर्थ हैगी $83 बिलियन। एंड की वो पूरे वर्ल्ड के 8वें नंबर पर आए हैं। उस तो बाद इंडिया जोड़ा है अगर आप पूरे वर्ल्ड के विचों सब तो ज़्यादा इस तरह की कंट्री देखिए कि जो सब तो ज़्यादा बिलियनायर्स ने उस तरह की लिस्ट के इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया। देखो मतलब कौन कहता कि इंडिया में बहुत सारी गरीब जनता है, इन्ने अमीर भी है कि पूरे वर्ल्ड दी जिहड़ियां रिचेस्ट कंट्रीज़ आ मतलब जिन्नियां भी कंट्रीज़ ने उन्होंने रिचेस्ट मैन काउंट कर लिए तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता। तो पहले नंबर पर कौन आता, वो आता चाइना, मतलब चाइना के सब तो ज़्यादा लोग ने जोड़े बिलियनायर्स है। सैकेंड नंबर पर कौन है, USA के सब तो ज़्यादा बिलियनायर्स है। तीजे नंबर पर किहदे कोल है, इंडिया के कोल। तो टोटल कहते 177 बिलियनायर्स है ने अपनी कंट्री के। अगर आप इस लिस्ट की गल करिए इंडियन बिलियनायर्स की तो मिस्टर अंबानी जोड़े वो टॉप पर आ। उस तो बाद कौन है, अदानी ग्रुप के जोड़े ओनर है गौतम अदानी, तो वो है ने सैकेंड नंबर पर। सो देखो कि इन्होंने लोगों को कितना पैसा है। तो काफ़ी हो सकता मेहनत करके बने हों तो किसी पैसा बनाना नहीं अच्छा लगता, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पैसा बनाओ बट किसी की हैप्पीनेस की कॉस्ट से नहीं बनना चाहिए। बिलियनायर होना अच्छी चीज़ है बट ये नहीं है कि दूसरों का पेट कट के आप बिलियनायर बनते रहो। सो ये चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1993 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए हर एक एग्जाम के लिए। 1993 सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पेश की सी। वो आप केस का नाम दसना कि किस परसन का केस हो रहा सी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट, जिन्हें ये बनाया सी जरूरी कि जोड़ा एजुकेशन है मतलब पढ़ाई है सिक्ख्या है वो भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जोड़ा है वो गल करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो अंडर ही वो कहते एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के अंडर। उस ही 2002
अपनी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन आ उहदे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जिहदे ये क्या है कि हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रन नूं जिन्हां दी उम्र 6 तो लैके 14 साल तक है उन्होंने फ्री ते कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराउण। तो इसे दे नाल ही एक फंडामेंटल राइट भी ऐड हो गया जिहड़ा हैगा सी आर्टिकल 21A। तो आप दसना ये जी जजमेंट आई है वो किस केस के बेसिस ते आई सी। सो ये केस अगर आप देखिए केशवानंद भारती केस का सबनों पता होएगा कि ये जो रिटेड हैगा सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस की अगर आप गल करिए वो है उन्नी कृष्णन JP वर्सस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से उन्नी कृष्णन के विचकार एक केस होया जिहदे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दी कि जिहड़ा एजुकेशन है वो भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर ही। सो ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट नूं रिस्पॉन्ड किया है कि तुसी की करो जिहड़ियां EWS कैटेगरीज ने उन्हां वास्ते भी तो RT ही इंप्लीमेंट करो, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में आई है। सो दिल्ली हाई कोर्ट आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ पटिशन अगेंस्ट द अथॉरिटीज़ फॉर नॉट डिसाइडिंग अपॉन एक्सटेंशन ऑफ फ्री education under the right to education act to children of weak EWS category beyond class 8 and up to 12। वो कहते जेडे EWS कैटेगरी दे बच्चे आते हैं ਜਿਹੜੇ 8वीं क्लास तो बाद वाले मतलब 8वीं क्लास तो 12वीं क्लास तक ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ EWS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ राइट टू एजुकेशन के अंडर ऐड करो। दिल्ली गवर्नमेंट का यह कहना सीगा, दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना सी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ओरिजिनली जो अपना पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 वो हैगा तो आर्टिकल 39F DPSP, क्योंकि पार्ट 4 की है डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 45 तो आर्टिकल 39F जोड़ा है वो प्रोविजन है कि स्टेट जी फंड करेगी इक्विटेबल तो एक्सैसिबल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो उस अंडर कह रहा है कि तुसी कल्ले बाकी कैटेगरीज नूं नहीं मतलब जो बैकवर्ड क्लास या फिर जो ST SC होंगे उन्होंने नहीं तुसी जो EWS कैटेगरी के बच्चे ने जिन्हें जो 8वीं क्लास बारे, क्योंकि कला 8th तक थोड़ा ना पढ़ना उस तो अगे भी तो पढ़ना है ना, तो 8th तो लैके 12th तक भी तुसी उन्होंने जी RTE के अंडर लैके आओ, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर लैके आओ। फर्स्ट ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट आ राइट टू एजुकेशन का वो रामा मूर्ति कमेटी जी सी रिपोर्ट 1990 और प्रेजेंट होया। फिर उस बार एक उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस होया 1993 और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सुनवाई करती कि आर्टिकल 21 के अंडर एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दो। उस तो बाद फिर तापस मजूमदार कमेटी बनी 1999 तो उन्होंने फाइनली एक आर्टिकल इंसर्ट करता अपने कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा है सी आर्टिकल 21A। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2002 तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बनाता अंडर पार्ट 3 नहीं पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट बनाया सॉरी पार्ट 3 तो फंडामेंटल ड्यूटी बनी सी पार्ट 4A इंसर्टेड आर्टिकल 21A एंड मेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 4A फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 तो 14 साल एंड फॉलो अप लेजिस्लेशन बनाई एक एक्ट के द्वारा। उस तो मतलब 2002 ये सब किया गया अमेंडमेंट पास की गई बट उन्होंने प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट पास किया RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट जो 2009 का वह मेन मकसद की है जोड़े बच्चों की उम्र 6 तो 14 साल तक है उन्होंने फ्री तो कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सबनों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एजुकेशन जी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट चाहते क्योंकि आपको पता जो अपना 7th शेड्यूल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो कुछ लिस्ट है ने सेंट्रल लिस्ट है स्टेट लिस्ट है तो कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट के अंडर वो वाले सारे सबजैक्ट है जिन्हें जेडे सिर्फ और सिर्फ सेंटर के हथ मतलब जिन्होंने अगे लॉ सिर्फ सेंटर बना सकता है। स्टेट लिस्ट वाले लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट एक इदा की लिस्ट है जिदे दोनों ही लॉज बना सकते हैं मतलब स्टेट भी तो सेंटर भी। तो जो एजुकेशन है वो आता अपनी कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग। आर्गूमेंट जोड़ा किया गया कि तुसी एक्सटेंड करो फ्री एजुकेशन अंडर RTE बियॉन्ड क्लास 8 फॉर EWS। तुसी जोड़ा आर्टिकल 21A इंसर्ट किया ना उहदे अंडर ही EWS कैटेगरीज के लिए भी एक्सटेंड कर दो एजुकेशन को। हम EWS की गल करिए वो की है ये है ने इकनॉमिकली वीकन सैक्शनस कुछ टाइम पहला ही बनाया 103 नंबर अमेंडमेंट करके इसनों रिजर्वेशन को ऐड किया गया 10% कोटा दिता गया EWS कैटेगरी नूं। एंड हुण देखो आपने संविधान के कहते कि आप सारे इक्वली ट्रीट करना है तो फिर ओबीयसली जी अपनी फंडामेंटल राइट्स है ने उन्होंने भी तो अमेंड करना पिया होगा। तो इसलिए EWS के लिए जोड़े अपने आर्टिकल 15 ते 16 उन्होंने अमेंड किया गया तो आर्टिकल 15 15(6)
मतलब 15 आर्टिकल के अंडर सबसैक्शन 6 ऐड किया गया तो 16 के अंडर सबसैक्शन 6 ऐड किया गया। ये इनैक्ट किया गया टू प्रमोट द वैलफेयर ऑफ द पीपल नॉट कवर्ड बाय द 50% रिजर्वेशन पॉलिसी, क्योंकि पहले ही 50% रिजर्वेशन तो पॉलिसी चलती है जिहदे SC ST ते कुछ और OBC होंदियां ने, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, उन्होंने 50% की रिजर्वेशन तो होंदी है। बट जिहड़े इदां दे पर्सन जिहड़े इन्हां कैटेगरीज नूं बिलोंग नहीं करते बट इकनॉमिकली वो बैकवर्ड ने, तो उन्हां दे लिए 10% रिजर्वेशन देती EWS कैटेगरी के अंडर। तो ये अंडर ये इनेबल करते हैं बोथ सेंटर ते स्टेट गवर्नमेंट्स नू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द EWS ऑफ सोसाइटी, मतलब जेडे भी अपनी सोसाइटी के इकनॉमिकली वीकर सैक्शनस है ने उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ते स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी 10%। सो ये एक नवी चीज़ ऐड हुई सी अपने संविधान के विच। तो ये अज की कुछ न्यूज़ कवर हो गई है। नाउ अज का एक स्टैटिक टॉपिक है जोड़ा कि है फोक डांसेस। तो अज दे आप डिस्कशन कवर करन जा रहे हैं फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर ते फोक डांसेस ऑफ करनाटका। तो जम्मू कश्मीर दे कुछ फोक डांसेस है ने जोड़े अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिमें कि रौफ जम्मू कश्मीर का है, हिकत जम्मू कश्मीर का है, मंटचस भी जम्मू कश्मीर का है, कुडांडी नाच भी जम्मू कश्मीर का, दमालीत ये जोड़े कुछ जम्मू कश्मीर के ने। एंड करनाटका दे है जक्षगन, हुतरी, सुगी, कुनिथा, करबा ते लंबी, ये कुछ डांसेस है ने करनाटका दे। सो इस दे नाल ही अपना एक सैशन कंप्लीट होंदा है। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ होर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाल। दैन अगर तुहानू कोई होर क्वेरी होवे तुसी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, तुहाडे सारे क्वेरीज सॉल्व किए जाएंगे। एंड अगर तुसी नैब तहसीलदार एंटिटी या फिर पटवारी के बैचेस नू ज्वाइन करना होवे तो तुसी गुरुकुल बोहर दी ऐप नू डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर तो। एंड अगर तुसी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हो तो तुसी गुरुकुल दी ब्रांचेस नू विजिट कर सकते हो, बठिंडा ते अबोहर दोनों जगह ते ब्रांचेस लोकेटेड हैगियां। एंड अगर कोई होर क्वेरी होवे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं कल के सैशन के कुछ होर इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन के नाल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।